अच्छा, मोदी जी की आप कौन सी नीतियों की आलोचना करते हो? वो नालायक है। वो इस देश में जिस तरीके से हम लोगों को बुद्धू बनाया है, जो चाइना ने तुम्हारी हड़प की है उसी पर उसने दस्तखत कर दिया कि ये चाइना का ही है। अब कोई बोलने वाला नहीं है, मैं बोलूंगा तो कोई छापने वाले नहीं है। सुब्रमण्यन स्वामी, हार्वर्ड एजुकेटेड इकोनॉमिस्ट, स्टैटिस्टिशियन और पॉलिटिशियन, जिन्होंने अपने 50 साल के पॉलिटिकल करियर में अयोध्या, नेशनल हेराल्ड और 2G जैसे मुद्दों पे अपनी बेबाक आवाज से देश को इन्फ्लुएंस किया। मोदी ने बहुत प्रयास किया कि वो प्राण प्रतिष्ठा पूजा वो करें, परंतु मैंने उसको रुकवा दिया। कैसे करेंगे? वो पत्नी तो वहाँ गुजरात में कहीं छिपी हुई बैठी है। क्यों नहीं लाते वो उनको साथ में? उनके बीच में की बात है पत्नी और पति की। राहुल गांधी की नागरिकता तो ब्रिटिश है, तो इंडियन कैसा हो सकता है? उसने अपने दस्तखत से लिखा है कि मैं ब्रिटिश सिटीजन हूँ। तो राहुल गांधी जी का भी सपना सपना ही रह जाएगा फिर। बिल्कुल, वो तो गया, वो तो इंडियन ही नहीं है ना। मैंने जैसे सोनिया गांधी को रोका तो प्रधानमंत्री नहीं बन सकी। आपकी वजह से नहीं बन सकती। बिल्कुल, वो तो वो समझ में नहीं आ रहा हमको कि इतना टैक्स हम लोगों से क्यों वसूला जा रहा है। मुझे दे दो फाइनेंस मिनिस्ट्री और मैं रद्द करूंगा इनकम टैक्स रद्द कर दोगे पूरा पूरा कंप्लीट? पूर्ण रूप से। सरकार पे पैसा कैसे कमाएगी? अभी आप बोलो कि निर्मला सीतारमण जी फाइनेंस मिनिस्टर, वो बहुत अच्छी नहीं है, मतलब कुछ नहीं है, वो तो चपरासी भी नहीं है। तो जयललिता जी आपको फाइनेंस मिनिस्टर बनाना चाहती थी? हाँ बिल्कुल, उसने वाजपेयी को कंडीशन बनाया था, वाजपेयी ने धोखा दे दिया उसको। तो और आपके मैं नहीं जानता हूँ मोदी क्या जी क्या चाहते चाहते हैं। मैं नहीं, कंगना से पूछना पड़ेगा। अमित शाह जी के बारे में क्या ख्याल है आपका? मोदी तो नालायक है, बस वो काफ़ी है। जो उसके साथ ही सब नालायक। मैंने एक IAS ऑफिसर का इंटरव्यू किया वापस, तो उन्होंने मेरे को बोला कि अगर PM में सब ट्रांसपेरेंसी आ जाए तो पूरा देश सुधर जाएगा। ट्रांसपेरेंसी से आगे तो फिर वो अडानी को पैसा नहीं दे सकोगे। आप बार बार बात कर रहे हैं तो सर की सरकार गिरा सकते हैं, सरकार गिरा दी मैंने, तो ये जो अभी सरकार चल रही है उसको भी आप गिरा सकते हैं? क्यों गिराऊं? किसको लाऊं? सोनिया गांधी को लाऊं? मेरे पास कोई विकल्प मिल जाए तो गिरा दूंगा, कल गिरा दूंगा। टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे नाम आया था आपके कि अनाउंसमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर बनाया दिया जाएगा। हाँ, वो तो मोदी है ना, कह रहे थे कि भाई देखो ये फिर आने के बाद तो फिर प्राइम मिनिस्टर के लिए दावेदार बन जाएगा। इसको बनाओगे तो तुम आत्महत्या कर रहे हो। अयोध्या राम मंदिर के मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में आपकी वजह से गया था, वो बेनिफिट कोई और ले रहे हैं। क्रेडिट लेना तो हमारे देश में तो चोर बहुत होते हैं, तरह तरह के चोर होते हैं। सर आपकी तारीफ में मैं कुछ शब्द बोलना चाहूँगा। जो क्या है, छोट आपकी है, हम यहाँ कैदी के रूप में बैठे हैं। लहरों से टकराने का शौक है उन्हें, लहरों से टकराने का शौक है उन्हें पुराना, सच की राह पर चलता है वो दीवाना, जिसे झुका ना सके कोई ताकत या जाल, वो है सुब्रमण्यम स्वामी, खुद में एक मिसाल। वेलकम टू द शो सर। थैंक पावरफुल यू, ह्यूमंस। धन्यवाद। आप एकदम सच्चाई की राह पर चलते हैं, और आपने मेरे को अभी जैसा बताया कि अगर किसी से कुछ मांगना नहीं हो तो आप निडर होकर ज़िंदगी जी सकते हैं। हाँ, राजनीति का सफ़र आपका बहुत लंबा रहा है और बहुत एक्सपीरियंस आपको रहा है, और मेरा मिलने का तो सपना आपसे पूरा हो गया। आज मैं काफ़ी टाइम से आपको मिलने की कोशिश कर रहा था, बट ठीक। भगवान की दया से मिल लिए हम। जी आपका राजनीति में सर बहुत सारे दोस्त रहे हैं, बहुत दोस्त रहे, पर सबसे ज़्यादा धोखेबाज दोस्त कौन था आपका? तो के बाद दे दोस्त का सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये तो आपकी कमजोरी है कि कोई आपको आके आपका चापलूसी करे तो उसको आप अपना मान लें। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ नरेंद्र मोदी का, और इसके पहले वाजपेयी का भी था, सोनिया गांधी की भी था। जहाँ नेता जो है वो चापलूस लोगों से प्रभावित हो जाता है तो उसको धोखा होना स्वाभाविक है। तो आपके साथ आपके कोई दोस्त ऐसे नहीं, परम ऐसे मित्र? कोई धोखा तो किसी से नहीं हुआ मुझे। धोखा नहीं मिला आपको? हाँ, धोखा नहीं मिला। कोई आए, थोड़ी दिन रहा, चले गया, और मैं उसको बुरा नहीं मानता। मेरा कोई नुकसान किसी ने नहीं किया, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि नुकसान तब होती है जब आप अपेक्षा करते हैं और जिनसे करना नहीं चाहिए। हाँ। हम तो किसी पर से अपेक्षा नहीं करते हैं। जो मुझे करना है उसके लिए मैं प्रयास करूंगा, और मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल जाए तो परवाह नहीं। तो मेरी ऑडियंस के लिए सर स्टार्टिंग से बात करते हैं, 1969 में जब भारतीय जनसंघ था, हाँ, मतलब ऐसा क्या घटना हुआ जिसमें आपको राजनीति में आना पड़ा उस टाइम पे?
जी, मैं तो राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं था। मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो दुनिया के सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हैं, उसमें मैं पीएचडी भी लिया वहाँ से। और उस समय जब मैंने लिया था तो मैं पहला इंडियन था इकोनॉमिक्स में। और उसके बाद मैं प्राध्यापक था। और प्राध्यापक 5 साल रहने के बाद मैंने सोचा अब इंडिया आना चाहिए। क्योंकि वहाँ का रहन-सहन तो हमें पसंद नहीं थी। हाँ। और सब चीज़ अपने आप करना है, गाड़ी चलाना है तो आप खुद चलाना है, घर में खाना पकाना है तो खुद करना है। तो ये मैं सोच रहा था कि हिंदुस्तान में तो ज़्यादा सुविधा मिलती है इन चीज़ों में, तो मैं क्यों आऊँ, या क्यों ना इंडिया जाऊँ, वापस जाऊँ। तो 5 साल ऐसे में तो कुल मिलाकर 7 साल मैंने पढ़ाई के साथ हम करने के बाद मैं और मेरी पत्नी ने तय किया कि हम इंडिया में रहेंगे। जी। अब इंडिया में आने के बाद हमारी बहुत परीक्षा हुई। मैं वामपंथी का विरोधी था। हाँ। और मेरे सिद्धांत और जो मेरा जो ज्ञान थी इकोनॉमिक्स में, ये सारी चीज़ों से कम्युनिस्ट बहुत दुखी हो गए। हाँ। वो तो उस समय जितने यूनिवर्सिटीज़ को अपना कब्जा में लाने के लिए कर सकते थे कर रहे थे। अब तो उसमें इस बीच में मैं यानी एक विपरीत विपरीत था। तो उनके साथ लड़ाई हुई। इंदिरा गांधी उनके साथ दी, मुझे नौकरी से निकाल दी। आईआईटी में मैं फुल प्रोफेसर था हाँ। 30 साल की उम्र में। निकाल दिया आपको? हाँ, निकाल दिया। और निकालने के बाद मुझे कहीं और नहीं जगह मिली। वो तो चाहते थे मैं वापस अमेरिका चले जाऊं, लेकिन मैंने सोचा कि और कोई रास्ता नहीं है। तो उस समय मैं मेरी जो लेख थी उससे आरएसएस बहुत प्रभावित हुई। तो वो उनके लोग आए थे मेरे पास और कहा कि आपको हम हमारे साथ जोड़ने चाहते हैं और आपको हम पार्लियामेंट भेजेंगे, राज्यसभा में हाँ। शुरुआत में। तो 1984 में 1974 में 74 में मैं राज्यसभा में चुनकर आया। आते ही मैं इंदिरा गांधी से मेरी टक्कर हो गई और उससे ज़्यादा बहुत पब्लिसिटी भी हुई। और हमारे जनसंघ के लोग बड़े खुश थे, क्योंकि हम आंकड़े से, तर्क से, अर्थशास्त्र से निकाल के कांग्रेस को नीचे दिखाया। फिर इमरजेंसी आ गई, जयप्रकाश नारायण भी आए थे उस समय। उन्होंने भी हमारी मदद मांगी कि जो एक वैकल्पिक सिद्धांत बनानी चाहिए जिसको हम हिंदुत्व के आधार पर करने के लिए हमने एक दस्तावेज भी तैयार की थी। इंदिरा गांधी ने फिर ये आपातकाल लगा दी। बट वो लेख कौन-सा था सर? थोड़ा लेख मैं के बारे लेख में उल्लेख नहीं किया है। लेख का नाम था कि उसकी मैं 4-5 पुस्तकें लिखी। ज़्यादातर ये है कि आत्मनिर्भर यानी अर्थ प्रणाली। आत्मनिर्भर अर्थ प्रणाली। हाँ। जैसे विदेशों से भीख नहीं मांगनी चाहिए, लेन देन करनी चाहिए, कुछ बेचो और कुछ से पैसा मिली उससे खरीदो, इस प्रकार से। फिर मेरा ज्ञान था। हार्वर्ड में मैंने चाइनीज़ भाषा सीखी, चाइनीज़ पे चाइना चाइना की इकोनॉमी पर मैंने लेख लिखी जो बड़ी मशहूर हो गई। और तो उसका भी हमारे देश में जब लोग सब कहते थे चाइना अब इतना कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, ये कोई गरीबी नहीं है, सब मिटा दिया। तो मैं उसकी विपरीत मैंने पुस्तकें लिखी और उससे और प्रसिद्धि मिली। बट आपने अयोध्या राम मंदिर के मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में आपकी वजह से गया था वो। बट हाँ, हाँ, मैं बेनिफिट कोई और ले रहे हैं। क्रेडिट लेना तो हमारे देश में वो तो चोर बहुत होते हैं, तरह-तरह के चोर होते हैं ये। हाँ। बट उसका टिकता नहीं है। पब्लिक में तो सब जानते हैं कि मैंने मैंने किया था क्या। मैं बता रहा हूँ मैंने क्या किया था। वो क्या, हाँ। बहुत शुरू से, बहुत बहुत पहले से ये आशा थी पब्लिक की कि राम मंदिर बननी चाहिए जहाँ बाबरी मस्जिद बनी है। हाँ। राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, ये तो इसमें इतिहास में सबको पता है। हाँ। अब सवाल है कि ज़बरदस्ती हम जाकर उस मस्जिद को तोड़कर वहाँ मंदिर बनाएं,
ये ठीक होगा या कोर्ट से कुछ एक आदेश लेकर आए। तो मैं तो इसलिए राय का था कि जब हमने देश में विभाजन की थी तो हमने ये नहीं कहा कि हमारे देश में सिर्फ हिंदू रहेंगे और मुसलमान सब पाकिस्तान जाएंगे, जैसे पाकिस्तानियों ने सब हिंदुओं को लगभग ख़त्म ही कर दिया है। तो मैं क्योंकि हम हमारे देश में मुस्लिम भी बड़ी संख्या में थे, तो हमने कहा कोर्ट के ज़रिए से जाएंगे। अच्छा। तो पहले तो कोर्ट में जो लोग भाग के गए और केस डाली अयोध्या में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उसमें उन्होंने यही कहा, यानी एक पक्ष ने कहा कि ये हमारा है क्योंकि हम पूजा करते थे, हाँ। और मुस्लिम कहता था हमने यहाँ मस्जिद बनाई, यहाँ नमाज पढ़ने लग गए हैं, तो इसको हटा नहीं सकते आप। तो इसी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह तय किया कि 2/3 हिस्सा ज़मीन जो है वो हिंदुओं को दे दिया जाएगा और 1/3 जो है बाकी वो मुसलमान को दिया जाएगा। हाँ। दोनों को ये स्वीकार नहीं था, और हिंदुओं ने कहा नहीं नहीं, हिंदू जो पक्ष में थे, हिंदू पक्ष में थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, सारा जो है वो पहले राम जन्मभूमि था, उस दोबारा राम जन्मभूमि होना चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने 4-5 साल के लिए कुछ नहीं किया। और जब मैंने चीफ जस्टिस से एक अनौपचारिक बातचीत की, उन्होंने कहा कि क्या फ़ायदा है, हाँ। हम भी बंटवारा करेंगे, 1/3 मुसलमान को देने की जगह में 1/4 देंगे, हाँ। यही हो सकता है, तो रहने दो, पड़े रहने दो। तब अशोक सिंघल जो थे विश्व हिंदू परिषद के, वो मेरे पास आए, कहा कि आपने राम सेतु को बचाया, और राम सेतु को तो काटने वाले थे अटल बिहारी वाजपेयी, हाँ। उसको मैंने रद्द करा दिया था हाँ। कोर्ट में जाकर कि नहीं कर सकते हो, और तर्क भी दिया था, और मैं उसमें जीता भी। तो उसके आधार पर अशोक सिंघल आए कि ये राम मंदिर का भी आप कुछ करिए। अब मुझे समझ में नहीं आई कि मैं इसमें कैसे घुसूं, क्योंकि वैसे से घुसे हुए लोग थे मुसलमान के और हिंदुओं की, हाँ। और मैं जाऊंगा तो कोर्ट मुझे यानी कोई आधार नहीं देगी या कोई मेरी बात को सुनेगी नहीं। तब सडनली मुझे ये ध्यान में आया कि राम मंदिर क्यों, क्योंकि राम वहाँ पैदा हुए, ये मेरी आस्था है। हाँ। यहाँ राम मंदिर बनी है, ये कोई बड़ी बात नहीं। वैसे तो राम मंदिर कई बने हैं देश में, लेकिन ये यहाँ है जहाँ राम पैदा हुए। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो और कोई जगह नहीं है, एक ही जगह है, वो ये है। इसको तोड़कर इन्होंने मस्जिद बनाई, तो इसीलिए दोबारा यहीं हम मंदिर बनाएंगे। इस पर हम कोर्ट में जीत गए। जीतने के बाद तो यहाँ हमारे देश में यानी चोरी करना, दूसरे का काम अपना बनाना, ये तो बहुत चलता है। तो जब नरेंद्र मोदी ने शुरू कर दिया कि मैं बनाऊंगा, और कोई नहीं, और अब तो आपके अखबार वाले के तो क्या मैं बोलूं, एक डंडा निकाल के मोदी निकलेगा तो सब लोग वही लिखेंगे जो मोदी कहेगा लिखने के लिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच है भी अपने इंडिया में। हमारे देश में जो आज की फ्रीडम है, फ्रीडम स्पीच है, परंतु वो प्राइवेट चैनल में है। सिर्फ प्राइवेट चैनल। जो ये बड़े बड़े अखबार बने हैं, जिसको इतनी छापने के लिए उनकी जो पब्लिसिटी होती है, वो वाले नहीं। जैसे ये जो बड़े बड़े अखबार आते हैं शाम को, हाँ। सुबह, वैसा ही नहीं है। वो तो सिर्फ मोदी की जय जयकार कर रहे थे, हाँ। और जैसे मोदी ने किया, मोदी कुछ नहीं किया, अभी भी कुछ नहीं किया। तो परंतु हम लोग जो उस समय राम मंदिर में वरिष्ठ हो गए थे, और अशोक सिंघल के छाप भी हो गई थी हमारे पर, हमने ये सारा बनाया, और अभी इसकी चल रही है, पूरी नहीं बनी। मोदी ने बहुत प्रयास किया कि वो प्राण प्रतिष्ठा पूजा वो करें, हाँ। परंतु मैंने उसको रुकवा दिया, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा पूजा पत्नी के बिना नहीं कर सकते। कैसे करेंगे, वो पत्नी तो वहाँ गुजरात में कहीं छिपी हुई बैठी है। क्यों नहीं लाते वो उनको साथ में? वो तो उनसे पूछिए,
ये उनके बीच में की बात है, पत्नी और पति की। मैं तो नहीं पूछूंगा। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि इसको पत्नी को बुलाना चाहिए। मैंने उस समय पब्लिकली कहा, हाँ। तो मोदी को हटना पड़ा। अच्छा, हाँ, प्राण प्रतिष्ठा पूजा में वो कहीं नहीं थे, इस वजह से वो हट गए उस टाइम पे। हटना पड़ा। साधु संतों ने भी कह दिया। हाँ, और शंकराचार्य, कांची के जो तमिलनाडु के शंकराचार्य, उन्होंने आकर प्राण प्रतिष्ठा पूजा की राइट, थी। राइट, राइट। तो ये अभी अब मीडिया की बात कर रहे थे अपन, सब गोदी-गोदी मीडिया बोल रहे हैं। तो आप अभी कौन-कौन से चैनल में इंटरव्यू नहीं देते हैं? नहीं, मैं तो चैनल ने जहाँ तक इंडिया टुडे है उसको तो कभी नहीं दूंगा। हाँ, जो टाइम्स है, टाइम्स नाउ है, उसको भी नहीं दूंगा। न्यूज़ एक्स को दे सकता हूँ, परंतु उनका बहुत छोटा हाँ। मार्केट क्यों है। नहीं देते? रीज़न क्या है मतलब? नहीं भैया, मुझे देने की क्या जरूरत है जब आजकल लोग सब जो क्या कहते हैं, प्राइवेट सेक्टर का जो है उसको क्या कहते हैं, उसमें ही लोग देख रहे हैं। जैसे आपका है यूट्यूब चैनल पे ज़्यादा हो गया। यूट्यूब, हाँ यूट्यूब वाला। मतलब ये लोग मतलब आप जो बताना चाहोगे वो नहीं बताएँगे क्या? मतलब क्या मना कर देंगे नहीं, आपको? वो उनको मैं क्यों करूं जब यूट्यूब चैनल में इतनी फैली हुई है, लोग उसी को देख रहे हैं आजकल। हाँ, कोई इनको नहीं देख रहे हैं। इनको तो जो सरकारी ये दिखाने के लिए होती है, यानी जो एडवर्टाइजमेंट होती है, उस एडवर्टाइजमेंट में जिंदा है। राइट। हाँ, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर की जो है आपके यूट्यूब चैनल्स, इसमें तो आप लोग कमाते हैं, हाँ। फर्क है। और ज़्यादा वो सच बोलते हैं। हाँ, मतलब यहाँ पे सच्चाई से बेबाक बोल सकते हो आप कि अच्छा ये मुद्दा है, इस पे बात करनी चाहिए, इस पे नहीं करनी चाहिए। यहाँ रोक नहीं सकते हैं। यहाँ तो नहीं, रोक तो करने के लिए तो फिर तानाशाही लाना पड़ेगा। हाँ, तो आपको लगता है कि मतलब ये अभी अपनी डेमोक्रेटिक इंडिया है बट इसमें डिक्टेटरशिप चल रही है? डिक्टेटरशिप चल रही है तो बहुत बहुत ज़्यादा बोलने की बात है। आखिर में नरेंद्र मोदी तो बाल बाल बचे वाराणसी में अभी। हाँ। और हमारी मेजॉरिटी चले गई, ख़त्म हो गई बीजेपी की। तो तानाशाही होती तो कैसा होता है। हाँ, तो अभी भी हिंदुस्तान में लोकतंत्र जिंदा है। लोकतंत्र जिंदा है आपके हाँ, हिसाब से। थोड़ा उसके कसरत करने की आवश्यकता है। तो इंदिरा गांधी के टाइम पे आपने बहुत विरोध किया था इमरजेंसी के टाइम पर। फिर आप यूएस चले गए थे, फिर उनको भी वहाँ पे भी एक्सपोज़ कर रहे थे। मतलब क्या हो रहा था, सिचुएशन क्या थी उस नहीं, टाइम पे? मैं जब वो, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के कारण इंदिरा गांधी ने एक आपातकाल घोषित की, तब हम सब लोग भूमिगत हुए। लेकिन जयप्रकाश नारायण जिनको हॉस्पिटल में रखा गया, उन्होंने मैसेज भेजा मुझे, देखो तुम्हारा काम इंडिया में भूमिगत होना नहीं है। हुँ। तुम्हारी वहाँ बहुत मान है अमेरिका में, क्योंकि आप हार्वर्ड में प्रोफेसर थे। और लोग जानते हैं कि आपके सिद्धांत क्या है, वो उनकी सिद्धांत अमेरिका से थोड़ा मिलता जुलता भी है। तो आप अमेरिका जाइए, इंग्लैंड जाइए, कनाडा जाइए, इन जगहों में, और वहाँ अंग्रेज़ी में भी बोल सकेंगे। और वहाँ प्रचार करोगे तो उस प्रचार का जो बीबीसी में आएगा, इसमें आएगा, उसमें आएगा, लोग उसको देखकर वास्तविकता पता कर लेंगे। अच्छा, ग्लोबल स्टेटमेंट ग्लोबल पूरा हो जाएगा कि इमरजेंसी लग गई है, ऐसा कुछ हो गया इंडिया में। हाँ, सारा दुनिया में तो सब ने इमरजेंसी का खंडन किया और कहा कि इतना शानदार लोकतंत्र को इन्होंने नष्ट किया, क्योंकि उसके वो चुनाव हार गई और उसकी गद्दी से हटना था। तो उस प्रचार बहुत हमने किया। और हम अमेरिका में, मैं अमेरिका गया, फिर इंग्लैंड भी गया, कनाडा भी गया। फिर 6-7 महीने के बाद कुछ नई बात नहीं आ रही थी, यहाँ सब ठंडा हो गया था। तो तब मैंने सोचा कि अब तो कोई सुनने के लिए भी नहीं आएगा। हुँ, हुँ। क्या कि भाई हमने बहुत सुन लिया, बट इंडिया इंडिया में, ये सारे गरीब देशों में यही हो रहा है कि लोकतंत्र नहीं टिक रही है। तब मैंने ये सोचा कुछ मैं ऐसा करूं जिससे इंदिरा गांधी का पकड़ नहीं है दिखाने के लिए। तो मैं चुपचाप इंडिया आया
मेरे नाम पर 18 केसेस थे। 18 केसेस हाँ डाल दिए थे इंटर, या हाँ फिर इंटर हाँ डाल दिया गया था। मेरे घर के जो सामान है सब उठा के ले गए। सब ले गए? हाँ मेरे दो बेटी, दोनों, एक 4 साल की और 2 साल की, और मेरी पत्नी अलग थे। कोई मिलने के लिए भी नहीं आता था, और कोई किसी के घर में वो जाकर मिलने मिलने के लिए जाती तो उनके घर में भी रेड होता था। हाँ। तो परंतु यानी साहसी लोग थे हमारे परिवार। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, हमारी चिंता मत करिए। तो मैंने एक दिन इनको सबक सिखाने के लिए मैं अमेरिका से आया, दिल्ली के विमानपत्तन में मैं उतरा। मुझे पकड़े नहीं, क्योंकि हमने जिस तरीके से हम पेश पहन के आए थे वो कोई किसी ने पहचाना नहीं। फिर मैं 2-3 दिन एक जगह रुकने के बाद मैं पार्लियामेंट गया। पार्लियामेंट का शुरुआत हो रही थी तो मैं पार्लियामेंट गया, और गेट में वो हैरान हो गए, साहब स्वामी साहब आप छूट गए। तो मैंने कहा आजकल तो छूटना बहुत आसान है, 20 सूत्री कार्यक्रम में दस्तखत कर दो छोड़ देंगे। मैंने ये नहीं कहा कि मैंने दस्तखत किया, पर वो उन्होंने सोचा कि मैंने ऐसा किया। तो सारे लोगों ने सैल्यूट किया, सर क्या अनावश्यक जेल में क्या जाना है आपको। तो हम अंदर गए, और वहाँ मैंने एक प्रस्ताव रखी, शुरुआत हो रही थी। तो मैंने कहा कि इसको पॉइंट ऑफ ऑर्डर कहते हैं। तो उस पर मैं खड़ा होकर मैंने कहा अध्यक्ष महोदय, आपने जो लोग देहांत हुए हैं पिछले सेशन से आज तक, उसमें आपने लोकतंत्र को भी छोड़ दिया। वो भी मत गई। तो उसने कहा, सब हैरान हो गए वहाँ। और उनको किसी को समझ में नहीं आई, इंदिरा गांधी नहीं थी वहाँ। तो लोगों को समझ में नहीं आई कि ये भाई ये कैसा आ गया है, क्या छुट के आया है, कौन सी बात है। तो फिर मैंने कहा कि फिर मैं जा रहा हूँ, और निकल गया। और बाहर जाकर ये लोग होशियार होने तक तो मैं निकल गया था और बम्बई पहुंच गया था। वापस चले गए? वहाँ से नेपाल गया, क्योंकि नेपाल का राजा उस समय, जिसकी बाद में देहांत हुई है, राजा ने, मेरा स्टूडेंट था हार्वर्ड में, तो उसने हवाई जहाज दी है और मैं वापस अमेरिका चले गया। बट वो बहुत मुश्किल समय रहा था, मतलब परिवार के लिए, सबके लिए। सबके लिए था। मुझे भी पकड़ते तो पता नहीं क्या कर देता संजय गांधी। तो परंतु वो जो मैंने आया और चले गया, उससे इंदिरा गांधी की प्रतिष्ठा समाप्त हो गई कि वो कंट्रोल में नहीं है, ये कभी भी जा सकता है। तो इसीलिए उसने चुनाव की थी, और चुनाव में हार गई। और कैसी स्थिति बनी थी जो हम लोगों को पता नहीं है, मतलब बहुत, मतलब कितने लोगों को नहीं पता होगी जो सुनना चाहते हैं, ऐसी क्या स्थिति बनी थी वहाँ पे किधर? इमरजेंसी के टाइम पे? इमरजेंसी में तो सब भय ही भय था सबका। 1,40,000 लोग, मुस्लिम लोगों को अंदर बंद कर। 1,40,000 लोगों को अंदर कर दिया? जेलें भी थी क्या हमारे पास इतनी? हाँ जेल नहीं, क्या कोई स्कूल को बंद कर गए, वहाँ बंद कर देते। अच्छा, स्कूलों में ही? हाँ ऐसे ऐसे स्कूल को छुट्टी करके उसमें उसको उन्होंने, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, ब्रिटिश काल में ऐसा होता था। तो कोई कोई आंदोलन हो ही नहीं सकता था, कोई भी खड़ा हो जाता तो उसको पकड़ लेते थे। पता हम, जैसे मैं और हमारे जो आसपास के लोग हैं, वो क्या बात करते हैं कि इमरजेंसी के टाइम पे इन लोगों ने बहुत पैसा लूटा लोगों से, और हजारों करोड़ रुपए इनके पास इन्होंने इकट्ठा कर लिया। वो ना, ये सच बात है क्या जब ऐसी? हम नेचुरली जब इतना डर पैदा कर दिया है, और आप आके कहते हैं मैं कांग्रेस पार्टी का ये हूँ, और मैं आपको जेल भेज दूंगा, या मुझे 5 लाख रुपए दीजिए, लोग अपना जेवर उतार के देते थे। ये सच्ची घटना है? ऐसे जेवर नहीं, उतार ये के दे तो देंगे, मैं पैसा दे जानता हूँ, देंगे? मैं जानता हूँ, इसीलिए तो इंदिरा गांधी हारी। नहीं तो चुनाव हारती नहीं यार। इतनी पकड़ थी, सारी प्रशासन ये वो। इंदिरा गांधी खुद हार गई, बेटा भी हार गया। वो इतना गुस्सा था पब्लिक में
कि हमारे साथ ये अन्याय हुआ। तो वो हज़ारों करोड़ रुपए जो लूटा गया, सारा पैसा वो लिया गया, वो आज काम आ रहा है मैंने चुनाव ध्यान में। नहीं दिया, वो हो सकता है, मैं तो मतलब समझता ऐसी हूँ। बातें बोलते हैं आस-पास नहीं, के नहीं लोग। बोलते हैं, मैं तो सच कहता हूँ ना कि वो सब कुछ छीनते थे, तुम्हारी गाड़ी उतार के पकड़ के ले जाते थे। तो वो उसकी उसको वापस हुआ नहीं हुआ, ये तो मैं समझता हूँ हुआ होगा, क्योंकि जो मोरारजी देसाई थे, ये सब लोग बहुत स्ट्रिक्ट लोग थे। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। हाँ, वो आते ही जो पावर में आते ही वो जो जिन लोगों ने नौकरी खोया उसको नौकरी वापस दिलवाया, बहुत चीज़ें की थी। सो ऑलरेडी आपकी इंदिरा गांधी जी के साथ संबंध थोड़े अच्छे नहीं बने थे, पर सोनिया गांधी, फिर राहुल गांधी, इन लोगों के साथ संबंध आपके कैसे बने फिर बीच में? देखिए, राजीव गांधी के साथ हमारी बहुत घनिष्ठ मित्रता थी, हुँ, और सोनिया गांधी को नहीं जानता था। हाँ, और ये राहुल गांधी तो बच्चा था उस समय, हाँ, प्रियंका भी थोड़ी ज़्यादा उम्र में थी बस। आ, जहाँ तक इमरजेंसी के सवाल थे, वो तो इंदिरा गांधी के साथ थे, बट बाद में राजीव गांधी जब एमपी बने, उन्होंने अपनी माता जी के साथ मेरा सुलह करने के लिए बहुत कोशिश की। हाँ। ज्ञानी जैल सिंह ने भी बात की थी, और इंदिरा गांधी से फिर मेरी बार एक भेंट भी हुई थी। तो उसने कहा कि इमरजेंसी को तो मैंने हटवाया था। मैंने कहा, बट हारी तो तुम। हाँ, तो पब्लिक ने डाला क्यों, इस पर आपको दंड दे दिया। लेकिन मुझे लग रहा था कि उसको कुछ दुख थी, उस दुख में थी कि ये सोनिया गांधी जो आ, हर बात पर उभर के आ रही थी, हाँ, और सब पैसा लेने के लिए। मैंने पार्लियामेंट में भी नवंबर 1974 मैंने दिखाया कि देश के जो इंफॉर्म ये जो सरकार अधिकृत लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ये सारी चीज़, इनकी जो बेचना, उनकी जो अपने इन्हीं अपने अपनी एक लाइसेंस जैसे वो करते थे उनकी इंश्योरेंस के लिए, वो सब सोनिया गांधी उसकी पैसा लेती थी। उस टाइम पे। हाँ, तो मैंने पार्लियामेंट में उठा दिया, हाँ, और हंगामा हो गया। और इंदिरा गांधी भी बहुत गुस्सा होकर, नहीं क्या नहीं, वो उसने हमारी बारी गाली दूसरों लोगों से करवाया। मैंने कहा, ये सब करो, परंतु सच बात है कि तुमने अपनी बहू को ये सारी उपलब्ध कराई, ये इलीगल है, मैं केस डाल दूंगा। फिर इंदिरा गांधी दूसरे दिन आकर कहा कि ये सब विड्रॉ कर लिया हमने। एक ये केस चला था नेशनल हेराल्ड केस, जब आपने हाँ, वो बहुत मुद्दा अभी उठाया था, अभी भी चल रहा है चल रहा शायद। है। हाँ, और उस टाइम पे अखबार उनकी कंपनी, सरकार उनकी, पैसे उनकी, आपसे ऐसा भी बोला गया था कि सब कुछ उनका है, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? या तो वो क्या केस था और अभी आप उस नहीं, पे कैसे केस लड़ रहे इतना हैं? था कि एक 5,000 करोड़ रुपए का प्रिंटिंग प्रेस, हुँ, हाँ, उस प्रिंटिंग प्रेस में नेशनल हेराल्ड की एक अखबार छपती थी। हुँ, सोनिया गांधी ने और वो जो प्रिंटिंग प्रेस बनी थी और नेशनल हेराल्ड छापने की जो निर्णय हुआ था, वो तो जवाहरलाल नेहरू के काल में हुआ था। हुँ, लेकिन हमारी स्वाधीनता के पार होने के बाद, स्वतंत्रता आने के बाद, हुँ, कोई इस अखबार को पढ़ने में दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि उसमें कौन सी ऐसी नई बात है, ये पकड़ा गया, वो पकड़ा गया, तो अब कोई नहीं पकड़ा जा रहा था, तो वो लॉस में चल रही थी। परंतु इस काल में जो 1900 यानी 1940 से 1947 तक जो इन्होंने इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई,
उसका कीमत था बेचने से। अच्छा। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि उसके बेचने की जगह में बड़े सस्ते दाम पर उन्होंने सोनिया गांधी के जो समय बन गई थी प्रेसिडेंट कांग्रेस की, कांग्रेस पार्टी को सौंप दिया। और सोनिया गांधी ने इसको सौंपने के बाद वो एक नया ट्रस्ट बनाई अपनी बेटी के साथ और सादा उसको ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये जो बहादुर शाह जफर मार्ग में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है एक, जिसमें आपको पासपोर्ट वोट मिलती है, राइट। वो तो नेशनल हेराल्ड का है। वो तो जो कंपनी है उसका है। तो वो अब इनकी बन गई और ये 5,000 करोड़ सब इनकी बन गई। हाँ। तो मैंने कहा कि ये तो सब नाजायज़ है, इसको तो पब्लिकली अनाउंस करना चाहिए था, इसको पब्लिकली इसकी क्या कहें एक्सपोज़ करना चाहिए। नीलाम करना चाहिए अच्छा, था। नीलाम करना चाहिए इनको हाँ, पूरा। और नहीं किया। तो ये करप्शन है, उस केस में केस डाला। तो अभी चल रहा है पूरा केस? हाँ, चल रहा है। हम भी हम भी जानते हैं कि कहाँ-कहाँ अड़ंगा लोग लगा सकते हैं। मोदी इसको इसको ना हो, मोदी का तो ईर्ष्या है। स्वामी मेरी पार्टी में सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं है, बाकी सब सेवक हैं और मैं आ जाऊँ अपनी अपनी बल पर। उसको पसंद नहीं है। उसने सोचा मुझे मिनिस्टर नहीं बनाएंगे तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, जैसे अन्य लोग क्या मार्गदर्शन मंडल में जाकर बैठ गए। परंतु मैं तो उतना ही चल रहा हूँ जितना हम मिनिस्टर होते तो कहते हैं। तो वो उसको ये चिढ़ थी कि इसको ये सारा श्रेय तो इसको जा रहा है, तो ये मेरा होना चाहिए। जैसे राम मंदिर का भी इसका तो शून्य है कंट्रीब्यूशन, ज़ीरो कंट्रीब्यूशन है। जीरो, माइनस कहता हूँ। अच्छा। ये तो यहाँ तक इन्होंने एक पिटिशन भी फाइल की थी हाँ। जिसको हमने कोर्ट से रद्द करवाया, जिसमें उसने कहा कि सारी जमीन को वापस मुसलमान को दे देना चाहिए। अब सारी जमीन दे दोगे तो कहाँ आप मंदिर बनाएँगे। काम मंदिर बनाओगे? तो मेरे ख्याल में इसको जितना जल्दी निकालेंगे उतना अच्छा बीजेपी के लिए है। तो अभी ऐसा बोला जाए 3.0 आया है, फिर 4.0 भी आएँगे। वो तो तुम्हें डराने के लिए कहते हैं ना। 3.0 कहाँ है? इसको तो मेजॉरिटी मिली नहीं ना। कल वो या चंद्रबाबू नायडू निकल जाए तो ये गिर जाएगा। हाँ। हाँ, तो वो तो प्रोपेगेंडा में कुछ है। इसको तो अमेरिका में को मान्यता तो ज़ीरो हो गई। अब इसने नज़रअंदाज की थी ट्रंप को जब वो पावर में नहीं था। वहाँ वहाँ चापलूसी कर रहा था बाइडेन के साथ। अब वो ये भूला नहीं, इसीलिए इसको इस बार इसने टेलीफोन किया। हाँ। तो उसने अपने सेक्रेटरी से फ़ोन उठवाया और इससे बात नहीं की। और जब उसने नाम दी कि किन-किन लोगों के लिए वो उन्होंने उनसे उससे मदद ली थी, वो उसमें इंडिया का नाम ही नहीं है। कहीं नाम नहीं दिया? नहीं है। यहाँ तुम्हारे अखबार वाले तो सब पिट्ठू पिट्ठू है ना। तो वो तो बहुत बड़ा चढ़ा कर बता रहे हैं हम लोगों को तो। वो तो कहेंगे ही। तो और तुम वो तो रशिया में भी ऐसे ही होता है, चाइना में भी ऐसे ही होता है और इंदिरा गांधी के काल में भी ऐसे ही हो रहा था। हाँ, हाँ। तो ये जो केस चल रहा है मतलब इसमें आपको क्या लगता है, मतलब किसको सज़ा जीत होगी कहीं? जाएँगे उसमें। वो तो उनको तो देखिए, हम जो जिस सीमा को पार करनी थी वो तो पार कर दी। हमने सिद्ध कर दिया है कि मैंने जो दस्तावेज़ रखी हैं इसमें तथ्य है। उस तथ्य को खंडन करने के लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी इनको टाइम देना चाहिए। हाँ। अब वो एक मीटिंग के में जाकर नहीं ये इस कारण से हम आज नहीं आ सकते, नहीं ऐसे ही लंबा खींचते जा रहे हैं। मुझे भी ये सूट करता है क्योंकि मैं करूँगा आज तो मोदी कहेगा कि मैंने किया हाँ। और उनको फिर बाद में छोड़ देगा। अगर जेल हो जाती है तो फिर मतलब वो क्रेडिट को जेल मिलेगा? जेल जेल कौन जेल के लिए उसने मोदी ने रोका था ना पिछले बार। मैंने इनको इनको जो जो कहते हैं ना, इनको मैंने सिद्ध कर दिया कि हाँ हो सकता है कि इन्होंने चोरी की। हाँ। उसके लिए प्राइमा फेसी केस कहते हैं उसको, वो तो सिद्ध कर दिया और उसने देयरफॉर बेल लेना पड़ा। आज वो बेल पर है।
कोई पूछता है उनको? नहीं, कोई नहीं पूछता। राहुल गांधी की यानी नागरिकता तो ब्रिटिश है, हाँ, तो इंडियन कैसा हो सकता है? तो आपने इनकी नागरिकता पे भी अभी सवाल उठा दिए। क्या है ना, अभी कोर्ट में पड़ा है, दिसंबर 5 तारीख को दोबारा आएगा। अभी दिसंबर 5 तारीख हाँ, वो फाइनल 2024। होगा। हाँ, क्या लगता है वो क्या होगा? 100%। हाँ, उसने अपने दस्तखत से लिखा है कि मैं ब्रिटिश सिटीजन हूँ। एक कंपनी वहाँ अमेरिका इंग्लैंड में खरीदने के लिए उसको लिखना पड़ा था कि मैं इंडियन, सब मैं विदेशी होते तो वो कंपनी नहीं देते। तो उन्होंने कहा कि मैं ब्रिटिश सिटीजन हूँ, नागरिक हूँ। तो फिर मैंने जैसे सोनिया गांधी को रोका, वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकी। आपकी वजह से नहीं बन पाई। बिल्कुल, वो तो उस समय का जाके देखो, वो अब्दुल कलाम ने मेरी बात को मान ली। मैंने लिख कर दिया उनको कि ये इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन नहीं सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि हमारे संविधान में लिखा है कि कोई भी विदेशी हमारे देश में नागरिक बने, हमारे देश के नागरिक बने, उन पर वो ही अंकुश लगेगी जो इंडियन उनके देश में वहाँ बन जाते हैं, उस देश का, उन पर जो अंकुश लगती है। तो एक इंडियन जो है वो इटालियन बनेगा अच्छा। तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। और हम लोग मतलब जो आम जनता वो ये सोच रही थी कि सोनिया गांधी जी पावर में रहने के लिए किसी और को प्राइम मिनिस्टर बना जो रही है, झूठ खुद बोलते हैं गेम चला हमारे रहे हैं। लोग तो गधे हैं ना, जो खासतौर आपके जो आपके आपके जो परिवार है। तो ये ऐसे ऐसे क्यों बात करते हैं? मतलब ये तो मीडिया ही बता रहा है ना सब कुछ। तो मीडिया बताते ही नहीं है, मीडिया पर कोई भरोसा है हमें? नहीं। हम तो बोलते रहते हैं कि कहीं ना कहीं चिपक जाएगा, चिपक गई। हाँ, अब तो वो सब जानते हैं नेशनल में क्या हुआ, क्यों नहीं प्रधानमंत्री बनी। वो तो डॉक्टर अब्दुल कलाम ने बहुत उसने अपनी बहादुरी दिखाई। उसने उसको बुलाकर कहा, देखिए स्वामी ने जो मुझे चिट्ठी दी है उसके अनुसार आप नहीं बन सकते, और मैं आप इसको चैलेंज करनी चाहते तो करिए, परंतु तब तक मैं आपको प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकता। तो राहुल गांधी जी का भी सपना सपना ही रह जाएगा फिर। बिल्कुल, वो तो गया, वो तो इंडियन ही नहीं है ना। वो सोनिया गांधी का समस्या दूसरी थी। वो ये थी कि सोनिया गांधी पर वही अंकुश लगेगा जो इंडियन पर लगती है जब वो इटालियन सिटीजन बनते हैं। तो कोई तो अच्छी बात होगी इन लोगों में, अभी सब बुरी बातें ही हैं। सोनिया कौन? गांधी में, राहुल गांधी में किन्हीं कोई अच्छी बात नहीं है, एक भी अच्छी बात नहीं है। सामने बिल्कुल गंदे लोग हैं। इतनी यात्राएं कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं तो उनकी। जाने दो ना, हमारी देश तो अभी तानाशाही नहीं है ना। हाँ, तो वह छोटे जाओ जाओ, जब तक आपको अनुमति है। हाँ। ये तो आप लोगों के लिए समस्या है। आपने राजीव गांधी के टाइम पे बहुत क्रिटिकल इशू पे भी सपोर्ट किया था उनको, एक कैसा? किसने? आपने? मैं तो राजीव गांधी के लिए तो 100% सपोर्ट किया। मतलब उनका एक इशू था कि मतलब जो स्वीडन से जो हथियार की जो, उसमें मैं नहीं था। उसमें आप नहीं थे मैं मतलब? नहीं था, मैंने उसमें नहीं था। वो तो वो भी नहीं थे। वो तो सोनिया गांधी ने सौदा किया था अपने ससुराल के साथ, और आई मीन जो बहन की ससुराल है उसके साथ, और और उसमें फंस गए वो। एक बोफोर्स घोटाला भी कुछ करके चल रहा वही है था ना बफोस कंप्लीट, तो घोटाला, उसमें वो फंस वही गए वही थे। है हाँ, वही जो उसी बात पर है। तो वो उसमें फंस गए थे पूरे क्या? उसमें नेचुरली सोनिया गांधी ने पैसा लिया, उसके भाई भाई बहनों ने पैसा लिया। तो इससे नेचुरली राहुल गांधी राजीव गांधी अच्छे आदमी थे। मतलब आप पूरा समर्थन है उनको आपके पास? नहीं, पूरा समर्थन माने हमारी उसकी दोस्ती थी। हाँ, हाँ, बहुत अच्छी दोस्ती थी। मेरे कहने पर उसने चंद्रशेखर को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। खुद बन सकते थे, उन्होंने कहा नहीं, मैं स्वामी की बात सुन के इनको बनाता हूँ। मैंने उस समय कहा था ये बोफोर्स मामला पड़ा हुआ है और आपके पास पूरा मेजॉरिटी नहीं है, और चंद्रशेखर से कहूँ कि मेजॉरिटी दें तो फिर सब चंद्रशेखर का नाक कट जाएगा। हाँ। तो इसीलिए उसको बना दो, और हम आपके लिए जो बस रक्षा की सवाल है वो तो हम पूरा देख लेंगे। मतलब आपकी सारी बात मानते थे, सब सुनते थे आपके लिए? हमारी बात बहुत मानते थे। हर दिन रात को 2 बजे वो विंसेंट जॉर्ज को भेजते थे मेरे घर, हाँ। मुझे उठाकर ले जाते थे,
और 10 जनपद, हम्म। और हम 2-3 घंटे बात करते थे उसके साथ। मतलब आप जैसे ये पॉलिटिशियन, मतलब जैसे आप जैसे दोस्त थे आपस में, हाँ, तो दोस्त थे। ऐसे दोस्त कैसे बात करते थे फोन पे? फ़ोन में तो हम बहुत कम बात करते थे, क्योंकि फ़ोन में पता नहीं कौन क्या सुन रहा है। लेकिन हम उनको उनको मिलते थे, और क्योंकि उसके लिए जान का खतरा था, तो ज़्यादा अच्छा था कि मैं जनपद जाऊं, वो मेरे घर ना आए। दोस्तों की तरह मस्ती मजाक करते थे जैसे सब लोग नॉर्मल हाँ, करते और हैं? वर्मा जी से, उनसे के साथ तो बहुत दोस्ती थी। कुछ इंसिडेंट आपको याद हो, कुछ बढ़िया इंसिडेंट? नहीं, इंसिडेंट का सवाल नहीं है, क्योंकि मैं तो जहाँ तक उसकी सोशल एक्टिविटीज़ है उसमें तो नहीं था। ज़्यादातर ये राजनीतिक सवाल थे। हाँ। हमने कहा कि वीपी सिंह की सरकार को हम गिरा सकते हैं, तो उन्होंने कहा कैसा? तो मैंने कहा कि वीपी सिंह का मैं एक 50 लोगों को, 50 एमपीज़ को बाहर निकाल लूँगा, जनता दल के नाम पर है जो हैं, तो वो गिर जाएगा। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं करते हो? हाँ। तो मैंने कहा कि फिर प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा? हम उसमें इलेक्शन में चले जाएंगे तो सब गाली देंगे मुझे, तो इसीलिए एक वैकल्पिक सरकार बनानी चाहिए। हाँ। तो किसको? मैंने कहा चंद्रशेखर। नहीं, तुम बन जाओ। मैंने कहा अभी तो बन नहीं सकता, मेरे पास एक भी एमपी नहीं है, मेरे खुद को छोड़कर। चंद्रशेखर के पास 50 है, वो बाहर निकलेगा तो आप 50 से कम हैं, और दोनों मिलकर बना सकते हैं। तो मैंने कहा तुम बना दो, मैंने बना दिया। पर चंद्रशेखर ठाकुर था ना, इसके दिमाग खराब हो गया। बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने, बहुत बढ़िया काम। तो सारी दुनिया में, पेपर्स में, न्यूयॉर्क टाइम्स में सब चंद्रशेखर और मेरे फोटो साथ आते थे, क्योंकि मैं नंबर 2 था। परंतु उनको लगा कि अब हम चुनाव करेंगे तो हमें पूरी मेजॉरिटी मिल जाएगी। हाँ। अब मैंने उनको कहा संगठन ही नहीं है, कहाँ चुनाव करोगे, अभी थोड़े और चलने दो। हाँ। पर ये यशवंत सिन्हा, ये सारे जो चापलूस लोग हैं, इन्होंने उनको कहा नहीं, स्वामी जो है वो राजीव गांधी का ही पक्ष ले रहे हैं, आप जाइए, बड़ा तूफान चलेगी। इंदिरा गांधी जैसे 77 में से या 71 में जो आपको मेजॉरिटी मिली वह ऐसे मिलेगी। और उनको सिर्फ 5 सीट मिली। हाँ, सिर्फ 5 सीट? सिर्फ 5। खुद खुद हारने की स्थिति में थे। हाँ। ये भारत रत्न पे है ना, आपने 2-3 सवाल उठाए थे, जवाहरलाल नेहरू को, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इनको भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए था। नहीं नहीं, राजीव गांधी को तो मैंने खुद दिलवाया था, जब मैं उस समय चंद्रशेखर थे, राजीव गांधी को दिया है। बट इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को नहीं देना चाहिए था। पहले देना चाहिए था सुभाष चंद्र बोस को, उसको कभी नहीं दिया। और दूसरा है सरदार पटेल। और बाद में बहुत आग्रह है तो जवाहरलाल नेहरू को कर सकते हैं, बट इंदिरा गांधी को क्यों? कौन सी ऐसी बात की? ओ, उसने बांग्लादेश बनाई। बांग्लादेश इंदिरा गांधी तो नहीं चाहती थी, उसको तो मानेकशॉ ने उल्टा सुल्टा करके कर दिया। सर एक बार ना टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे नाम आया था आपके कि अनाउंसमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर बनाया दिया जाएगा, हाँ पर अरुण जेटली सर को बना दिया। हाँ, वो तो मोदी है ना। मतलब लास्ट मोमेंट पे ऐसा क्या हो जाता है? वो लोग आ जाते हैं, पैसा, वो जानते हैं कि सेठ लोग तो नापसंद करते हैं मेरा आना, तो वो आके बोलते थे और कहते थे कि भाई देखो, ये फिर आने के बाद तो फिर प्राइम मिनिस्टर के लिए दावेदार बन जाएगा। हाँ। क्योंकि वो बहुत अच्छा करेगा, वो तो प्राध्यापक रहा ही अर्थशास्त्र का। हाँ। तो इसको बनाओगे तो तुम आत्महत्या कर रहे हो। अब इसको बस बताना था। पहले तो ये सोचता था कि मेरे बिना वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। प्रधानमंत्री बनने के बाद वो सोचता था कि भाई अब इसको समाप्त करो। सब खुद ने किया है। खुद किया, और मैं खतरा हूँ। हाँ। आज भी वो समझता है मैं खतरा हूँ। तो पहले आपके साथ उनके अच्छे रिलेशन थे ना, वो तो आपको लेने आते ए थे। मैं जानता हूँ, वो तो मतलब ही आदमी है ना। हम भी वैसे उस समय इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी को किसी तरीके से हराने के लिए
अडवाणी फीका फीका था हाँ और वो सख्त उसको वो सोनिया गांधी के सामने खड़े नहीं हो सकता था। क्यों ऐसा? और कई कारण है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा अब क्योंकि अब रिटायर हो गए हैं और जवाब नहीं दे सकेंगे। तो उस समय ये सब सोचेंगे भाई ये चीफ मिनिस्टर है और इसको बना सकते हैं, बाकी किसी का नाम लेंगे तो झगड़ा हो जाएगा। तो मैंने कहा एक ही चीफ मिनिस्टर हैं अभी हमारे पास, वो है ये, और इनको बना देना चाहिए। तो संघ भी तैयार हो गया, बना दी। फिर मुझे नहीं पता था कि ये इतना देशद्रोही है, या मैं क्या कहूँ, अपनी ईर्ष्या में ये कुछ भी कर सकता है। मतलब कुछ भी कर सकते हैं, मतलब क्योंकि वो तो ऐसा बोला देश के राष्ट्र हित में, मतलब आज हमारी जो इकोनॉमी है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रही है। मेरे सामने डिबेट कराओ किसी कांग्रेस बीजेपी के, अभी निर्मला सीतारमन तो उसको तो कुछ भी नहीं पता है, तो बेकार है उसको बुलाने के लिए। पर वहाँ इकोनॉमिक एडवाइजर है, उसको कहो कि मेरे साथ डिबेट करें, मैं 5 मिनट में उसकी धज्जी उड़ा दूंगा। बट अभी मैंने एक एडवाइजर के साथ में जो अर्थशास्त्री थे 17th केवी सुब्रमण्यम सर, वो चले गए लंदन, अमेरिका। वो तो मैंने उनके साथ किया तो उन्होंने बोला था कि आप मेरे को बिठाओ सबके सामने, मैं तो बताता हूँ कि कितना बड़ी इकोनॉमी बना दी बिठाओ हमने। इनके साथ। हाँ बोला वो उसने कहा, नहीं, उन्होंने आपके लिए नहीं कहा, हम बात कर रहे थे। उसको मैं कहता हूँ आज आप मेरे से आपको स्वीकृति मिल गई, अब उनसे स्वीकृति लो। तो अब उनको, वो सिर्फ उनको नहीं, वो तो चले गए अमेरिका, अब तो उसके मतलब नहीं है उसको लाने के लिए। कोई भी जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री में हाँ ऑफिसर, हाँ जो अपने को अर्थशास्त्री कहते हैं, उनको बुलाओ, मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। कोई नहीं आएगा। ऐसा क्यों क्यों नहीं आएंगे, मतलब खुद है, क्या मैं मुद्दा हार्वर्ड रखेंगे का आप? प्रोफेसर रहा हूँ, मेरे सामने खड़े होंगे, मैं इनकी धज्जी उड़ा दूंगा। मैं एक अभी थोड़ा आज मैं दिल्ली में घूम रहा था, तो मैं टैक्सी ड्राइवर के साथ ही घूमना पड़ता है, तो ऐसे हम डिस्कशन कर रहे थे कि ये क्वेश्चन पूछेंगे वो क्वेश्चन पूछेंगे, तो वो कह रहा था कि साहब मैं कैलकुलेशन कर रहा था ऐसे ही, मैं जितना भी पैसा कमाता हूँ 80% तो मैं टैक्स में दे देता हूँ अगर सब मिलाऊं तो, 20% में मेरी बेटी की शादी कैसे करूँगा, फिर उसमें भी खर्चे लग जाएंगे, पापा का इलाज कैसे कराऊंगा। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा हमको कि इतना टैक्स हम लोगों से ही क्यों वसूला जा रहा है गरीब लोगों से। अग्रीड। मैं तो कहता हूँ इनकम टैक्स को तो रद्द करना चाहिए संपूर्ण रूप से। सरकार पे पैसा कैसे कमाएगी? अरे अरे इसको भी चीज की चिंता आ गई। हाँ देखो, मुझे दे दो फाइनेंस मिनिस्ट्री हाँ। और मैं रद्द करूंगा इनकम टैक्स रद्द कर दोगे पूरा पूरा कंप्लीट? पूर्ण रूप से। ये तो देखो बिजनेसमैन के लिए तो बहुत अच्छी बात है वैसे तो। बिजनेसमैन हमारे यहाँ जो यही जो टैक्स वाला टैक्सी वाला है, हाँ उसके भी वो भी जय जयकार वो भी जय करेगा। जयकार करेगा। हाँ, जो मिडिल क्लास लोग हैं जिनका टैक्स कट जाता है पैसा आने के पहले, वो तो नाचेंगे। हाँ सही बात है, ये जो एम्प्लॉई है उनको अगर 30,000 की सैलरी मिल रही, मैं इनकम टैक्स हाँ, मतलब 50,000 की हाँ, सैलरी में ये- इनकम टैक्स काट लेता हूँ इनका मैं। और ये आपको सडनली इनकी चिंता हो गई कि पैसा कहाँ से आएगा, ये तुम्हारी चिंता है। नहीं तो मैं जिसका भी इंटरव्यू करता है तो वो यही बोलता है कि सरकार पैसा कहाँ से कमाएगी, और सरकार ये तो पैसा वो तो गधे इनकम टैक्स से ही हैं, कमाएगी ना। उनको वो पता हो कि स्वामी ने कहा तुम सब गधे हो। अच्छा बोल दूं ऐसा डायरेक्टली? हाँ, गधे हैं। जो भी ऐसा कहता है गधा है, इसके माने वो इकोनॉमिस्ट नहीं है कोई। ये कोई जो दुकान में बैठ के गिनती करता है, वैसे ये गिनती करेंगे हम? हाँ नहीं करेंगे। तो आपने जो मनमोहन सिंह जी थे, हाँ, तो वो भी तो एडवाइजर थे। पर उसको कौन सुनता था? हाँ वो बात हो है। हाँ, उसको तो सोनिया गांधी चलाती थी, वो तो 5वीं क्लास भी नहीं पास की। तो मतलब वो अर्थशास्त्री थे और हाँ, देश बहुत के अच्छे लीडर भी अच्छे थे क्या? लीडर तो थे ही नहीं, उसके रीढ़ की हड्डी नहीं थी, तो कैसे लीडर बनेंगे? तो इकोनॉमी उस टाइम पे बूस्ट 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 हो रही थी उस टाइम पे अच्छे से, या नहीं हो रही थी? अभी तो इकोनॉमी सब बकवास है, सब झूठ है, सब तुम्हारे अखबार वाले ने सबको गुमराह किया है। मतलब पूरा जितना भी दिखाया जा रहा है सब सब प्रोपेगेंडा एक तरह से। बकवास है। मेरे साथ डिबेट कराओ ने, मैं कह रहा हूँ तुम जाकर किसी से बात करो कि स्वामी से डिबेट करो। अच्छा ये डेट बोला जाता है कि इतना मतलब $1 ट्रिलियन का डेट इंटरनल है, बाहर से भी लोन ले रखा है हम लोगों ने, तो ये चुकाएगा कौन?
क्यों चुकाना चाहिए? मतलब जो हमने लोन लिया है बड़े-बड़े नहीं, बैंकों से, लोन लिया तो उसके आप ब्याज दे रहे हो ना। तो आम जनता ही दे रही है ना वापस। कैसे हमसे भाग जाते टैक्स हैं? के थ्रू लेके जा अब रहे हैं। आम जनता को भी तो भला मिल रही है लोन लेकर। हुँ। हाँ, लोन लेकर अपने जेब में रख लोगे तो दूसरी बात है। परंतु ये लोन ले रहे हो किसके लिए? उसके लिए तो पार्लियामेंट है, उसमें ये कई यूनिट्स हैं जो इस पर ध्यान रखते हैं, रिजर्व बैंक है। तो लोन लोगे तो उसमें कोई पूर्ति में होगी ना, कोई इन्वेस्टमेंट होगी ना। उस इन्वेस्टमेंट से आपको इकोनॉमी बढ़ेगा। हाँ। तो लोन से क्या है? लोन का उपयोग का सवाल है। तो अभी जैसे नितिन गडकरी साहब जो सड़कें बना रहे हैं, वो तो सही काम चल रहा है बहुत मतलब? अच्छा है, कितने नौकरी मिल रही है लोगों को। और अब कितने पेट्रोल बचा रहे हैं लोग अच्छे अच्छे रोड में चलाकर। हाँ, वो तो वो कमाल का काम कर रहे हैं। मतलब आप ये जो मनमोहन सिंह का जो पीरियड था, मतलब प्रधानमंत्री जो रहे, तो वो कैसा देखते हो आप? ओ बेकार, वो भी बेकार था और अभी भी बेकार है? नेचुरली उसमें क्या मिला ना हमें? वो चिदम्बरम और सोनिया गांधी बैठ कर के ही चलाते थे। ये बेचारा दस्खत करता था और कुछ नहीं करता। तो कौन-सा पीरियड बहुत अच्छा था, मतलब जिसमें सब बहुत अच्छे थे? नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव का पीरियड बहुत अच्छा था। तो उसमें ऐसी क्या नीतियाँ बन रही थी जो अभी नहीं बना रही सरकार? उसने सारे जो सरकारी नियंत्रण है सबको खत्म कर दिया। हाँ। और कहा कि नहीं, बाजारी प्रणाली चलेगी। और इसमें बूम चले गए, हमारी 3.5% ग्रोथ रेट से 8% हो गई। तो सरकार को छोटा होना चाहिए, मतलब बेसिकली बड़ा नहीं नहीं होना नहीं, चाहिए। छोटा बड़ा का सवाल नहीं है। तो सरकार का काम है कि जो भी पूंजी लगाते हैं अपने, उनको अपनी सही दाम मिलनी चाहिए। उसके लिए एक पुलिसमैन का काम करना चाहिए। खुद सरकार चले जाएं बनाने में, और इसके लिए तो मैं बिल्कुल विरोध में हूँ। नहीं, मतलब कोर विलेज क्या होनी चाहिए? जैसे मतलब जैसे भारत में सरकार चल रही है, तो ऐसे क्या काम करनी चाहिए जिससे वास्तव में देश की तरक्की हो? मतलब 3-4 काम। सब जो बनी चाहिए है, स्टील का, इलेक्ट्रिसिटी का, सब सरकार छोड़ दें, इसके ये नीलाम कर दें। और सिर्फ देखें कि सब लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, बस। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए सरकार के सिस्टम के साथ। नेचुरली, और क्या। सरकार कोई भगवान है कि आप उनकी पूछ नहीं सकते हैं उनको। अच्छा, मोदी जी की आप कौन सी नीतियों की आलोचना करते हो? मैं मतलब कौन सी नीति ऐसी या सब? मैं क्यों नीति पर आलोचना करनी चाहिए? वो नालायक है। वो इस देश में जिस तरीके से हम लोगों को बुद्धू बनाया है, जैसे चाइना है, उसने आकर हमारी ज़मीन हड़प कर ली। और ये कहता कोई आया ही नहीं, कोई गया ही नहीं, बाद में जाकर दस्तखत भी कर देता है। जो चाइना ने तुम्हारी हड़प की है, उसी पर उसने दस्तखत कर दिया कि ये चाइना का ही है। कोई बोलने वाला नहीं है। मैं बोलूंगा तो कोई छापने वाले नहीं है। तो हम दिखाएंगे ना उसको। तुम दिखाओगे, इससे कोई असर क्या होगा? पता लोग उसको हाँ बहुत हाँ हाँ, आगे बढ़ा। वो लगेंगे, हाँ स्वामी बोल रहा है, ऐसे ही गुस्सा में है, उसको फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनाया, ऐसा कुछ बकवास क्या बोलेंगे। हाँ, तो आपको ऐसा कोई दुख नहीं है, मतलब फाइनेंस में ठीक है बने थे? अरे मैं कोई तो कहता हूँ कि मुझे फाइनेंस मिनिस्टर मोदी से के राज में बनूंगा तो मैं फेल होकर जाऊंगा। अच्छा, जो काम नाम है वो भी चले जाएगा। क्योंकि काम ही नहीं कर पाओगे आप। वो करने नहीं देगा। उसकी मंशा ऐसी है, तो विकृति है उसमें। हम्म। तो क्या चाहते क्या है वो, मतलब आपके कौन? मैं नहीं मोदी जानता हूँ मोदी क्या जी क्या चाहते हैं। मैंने वो कंगना से पूछना पड़ेगा। सो कंगना जी को ज्यादा चाहते हैं? मैंने कह दिया ना। और जो आप उसको अब ये डिटेल्स मांगने चाहते हैं, मैं कैसे डिटेल्स दे सकता हूँ? हाँ। मतलब अभी आप बोलो कि निर्मला सीतारमण जी फाइनेंस मिनिस्टर वो बहुत अच्छी नहीं है, मतलब? कुछ नहीं है, वो तो चपरासी भी नहीं है। उसके पास दस्तखत के लिए आता है बस, that's all। सारा पीएमओ में होता है। मैंने एक आईएएस ऑफिसर का इंटरव्यू किया वापस, तो उन्होंने मेरे को बोला कि अगर पीएमओ सब ट्रांसपेरेंसी आ जाए तो पूरा देश सुधर जाएगा। ट्रांसपेरेंट सिस्टम बन जाए तो पीएमओ को पता होगा कि कौन सी फाइल कहाँ पड़ी और कितनी देर तक पड़ी। तो मैंने पूछा तो क्यों नहीं? बोलते कि यही समझ में नहीं आ रहा आज तक कि करते क्यों नहीं है, मनचा नहीं है ट्रांसपेरेंट सिस्टम लाने की। नहीं नहीं, जब ट्रांसपेरेंट सिस्टम आ गया तो फिर वो अडानी को पैसा नहीं दे सकोगे। पर सर बिजनेसमैन को पैसा, मतलब कोई तो अरे बिजनेसमैन आगे बढ़ेगा। बिजनेसमैन पैसा कमाए दूसरी बात है, हम्म। बट जो झूठे तरीके से लेना, जो बनी बनी चीजें सबको नीलाम में अपने पॉकेट में डाल लेना,
ये कैसा हो सकता है? ये नहीं हो सकता बिल्कुल। हाँ नहीं, फिर ये तो हमें डुबा देगा। हाँ, आसाराम जी के बापू बारे में बताइए, उनको किसने फंसाया? आसाराम बापू के बाद एक ही चीज जानता हूँ, उनको जानबूझकर जेल में डाला गया, वो गलत था। जानबूझकर? जानबूझकर उसमें मोदी और अमित शाह दोनों दोनों कसूर है। अभी डिमोनेटाइजेशन कर दिया था, तो आपको लगता है वो सही हुआ, सफल हुआ वो? गलत हुआ, है बेकार है। सारा पैसा हमारे पास वापस आया नहीं आया? अब भाव है लगभग पैसा नहीं, सवाल है कि वो जो नोट्स हैं वो आनी चाहिए। वो नहीं आई। हाँ, ये इसमें तो पाकिस्तान ने और नोट्स छाप कर बांट दिए। तो जो जी आप ये चीज़ें बाहर नहीं आती ना, तो आप तो ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे हो जो रिजर्व बैंक आपको बताना चाहिए, पर वो बताएंगे नहीं, किसी को नहीं और पता। हमसे ही पूछते रहते हैं आप। हाँ, अभी जीएसटी और सर्विस टैक्स पे भी आप अब मैं तो कहता हूँ जीएसटी डालना ही गलत था। मैं तो उस समय पार्लियामेंट में अकेला खड़े होकर कहा ये आपको बर्बाद करेगी, इसको मत लाओ। वो अरुण जेटली दिमाग खराब हो गया था, उस अरुण जेटली को तो इकोनॉमिक्स पता ही नहीं था, और उसने कहा नहीं नहीं होना चाहिए। और इससे बहुत नुकसान हुआ हमारे देश में कि जो भ्रष्टाचार आज है टैक्सेस में, और जीएसटी के कारण उसको अभी रद्द कर देना चाहिए। कुछ भी लो, स्मगलिंग लो, चाहे मतलब भ्रष्टाचार लो, सब इनकम टैक्स से रिलेटेड ही होता है। तो नहीं नहीं, इस तरह इनकम टैक्स से रिलेटेड होता है। इनकम टैक्स तो जिस व्यक्ति के पास इनकम है उससे एक हिस्सा लेनी है, और उसमें जो मेन चीज़ है कि आप जो कंडीशंस डालते हैं उसको आप निभा नहीं सकते, अच्छा, तो उसमें जो जो प्रेमी है उसको मिल जाता है, और जो उनके सामने खड़े हो जाता है उसको वो फिर जेल में डाल देते हैं। अमित शाह जी के बारे में क्या ख्याल है आपका? क्या कहना है, मुझे तुम एक एक आदमी के बारे में पूछते रहोगे, ये ठीक नहीं है। मोदी तो नालायक है, बस वो काफ़ी है, जो उसके साथ ही सब नालायक हैं। हाँ। अच्छा, कैलाश मानसरोवर के बारे में तो बात कर सकते हैं ना, आपने वो यात्रा जब शुरू मैंने करी। ही खुलवाया। मैं अगर तंग शाओपिंग जो उनके सबसे बड़े नेता थे चाइनीज, उनसे बातचीत करके खुलवाया था, और पहला व्यक्ति जो गया था 36 साल के बाद वो मैं था। अभी की तो सिचुएशन सही नहीं है, अभी तो अपन उधर कैलाश जाए। अभी कैसे जाएगा, तुमने तुम्हारे जब चाइना समझ ली कि मोदी डरपोक है, तो इसीलिए वो आपको कीमत नहीं देगा। अभी आप बात करते हैं मोदी जी से या नहीं करते? नहीं, मैं नहीं करता। बिल्कुल बात, क्या बात करूंगा कोई बताइए? बातचीत नहीं होती है। क्या बात करूंगा? कंगना के बारे में बात कर सकता हूँ, दैट्स ऑल। मतलब जयललिता जी आपको फाइनेंस मिनिस्टर बनाना चाहती थी, ऐसा सुन? हाँ नहीं, हाँ बिल्कुल, उसने वाजपेयी को कंडीशन बनाया था, हाँ। वाजपेयी ने धोखा दे दिया उसको। वो उसकी मेजॉरिटी, और वाजपेयी का मेजॉरिटी जयललिता के कारण हुआ था। और उसने कहा एक ही कंडीशन है, स्वामी को फाइनेंस मिनिस्टर बना दो। इसने हाँ कहा, मुझे बुलाकर कहा कि तुम तैयारी करो, मैं अनाउंस करने वाला हूँ, और जाकर उसने यशवंत सिन्हा का नाम दे दिया। महान बहुत बोगस आदमी है वाजपेयी। वाजपेयी जी के बारे में बहुत बातें बोलते हो आप। बोलता हूँ, अब मर गए चले गए, हाँ, पर अब नहीं छोड़ो। बोलना चाहिए, वैसे तो ठीक रहेगा। अब क्या बोले, क्या फायदा है? मतलब आप बहुत निडर हो, मतलब आपके साथ अभी कोई खड़ा है क्या? मतलब कोई नेता आपके साथ स्ट्रांगली खड़े हैं आपके साथ? मैं खुद नेता हूँ, ये कहते हैं कि नेता के साथ कोई खड़ा है? आप ये कैसी बात पूछ रहे हैं आप? आपके साथ और मतलब जो आपको फुल सपोर्ट करता है। मैं क्यों बताऊं आपको, तुम्हें इसमें क्या दिलचस्पी है? अच्छा, एक वो नानाजी देशमुख आपको लेके आए थे, हाँ, वो इंसिडेंट सही, मतलब वो हमने जो सुना होगा। नानाजी देशमुख लेकर आए हैं, कि मैं नहीं कह सकता। लेकर आए थे दत्तोपंत ठेंगड़ी और जगन्नाथ राव जोशी, ये दोनों एमपीज थे उस समय, बीजेपी जनसंघ का। तो उन्होंने मेरे लेख पढ़कर फिर कहा कि संसदीय दल में इनकी भाषण होनी चाहिए। उसके बाद नाना जी मेरे निकट में आए, और फिर उन्होंने, उनके कारण मैं राज्यसभा में आया था 74 में, उत्तर प्रदेश से। और उसने जितना मुझे आगे ला सकता था किया, परंतु उसका और
वाजपेयी का बनता नहीं था। अच्छा। तो एक दिन वाजपेयी ने मुझसे कहा कि नाना जी आपको कभी कुछ नहीं दे सकेगा, आप उनके साथ मत रहिए। मैंने कहा मैं उसके साथ रहता हूँ क्योंकि वो बीजेपी के महामंत्री हैं, इसीलिए रहता हूँ। नहीं नहीं, आप उनको छोड़ दीजिए। मैंने कहा मैं ऐसा छोड़ नहीं सकता किसी का, कोई गलत बात करें तो फिर आप बताइए, मैं फिर नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ मेरे बिना तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो, ऐसा कहा मुझसे। हाँ। मैं परवाह नहीं है, मत पढ़ाऊँ। उल्टा मैंने उसकी हालत खराब कर दी, उसकी सरकार को गिरा दी। अभी आप बार-बार बात कर रहे हैं सर की सरकार गिरा सकते हैं, सरकार गिरा दी मैंने। तो ये जो अभी सरकार चल रही है उसको भी आप गिरा सकते हैं अभी? क्यों गिराऊं? किसको लाऊं? सोनिया गांधी को लाऊं? मेरे पास कोई विकल्प मिल जाए तो गिरा दूंगा, कल गिरा दूंगा इसको। अच्छा, आपके पास विकल्प नहीं है, तो लोग नेता मतलब अच्छे लीडर्स नहीं है हमारे पास। नहीं, सवाल नहीं है, वो तो उससे ज़्यादा है ना, संख्या होनी चाहिए। संख्या में फिर लेन देन बहुत चलती है आजकल, तो मैं उसमें नहीं पढ़ने चाहता हूँ। तो आपको क्या लगता है अभी कौन-कौन से और अच्छे लीडर्स हैं अभी के आज की तारीख नहीं में? नहीं, बीजेपी ही चलना चाहिए, बट ये मोदी को छुट्टी करना तो चाहिए। इनके अलावा कौन लीडर्स और अच्छे हैं? और बहुत है, ये तो हमने बहुत सुना जैसे है, हम तो जवाहरलाल नेहरू योगी जी के का नाम बाद सुनते कौन हैं। आएगा, और ये सब इसमें मत जाओ। हमारे देश में काफ़ी लोग हैं, उनको आज मैं उनको नाम खड़ा कर दूंगा तो फिर लोग पीछे पड़ जाएंगे उसको गिराने में। मोदी जी का विरोध भी करते हैं और वोट भी देते हैं बीजेपी को ही। हाँ, तो क्या है उसमें? मैं मोदी को तो नहीं वोट दे रहा हूँ, मैं तो बीजेपी को दे रहा हूँ। मैं कांग्रेस की ये चोर बाजार जो कांग्रेस है उसको नहीं दूंगा। सनातन धर्म पे मेन मुद्दा है हाँ, अपना, मेन वही है। कि सनातन धर्म को और बहुत बीजेपी प्रमोट के किया जाए। अनिवार्य है मेरे लिए देश में एक हिंदू पुनरुत्थान के लिए। हाँ, और आप क्या-क्या चाहते हैं कि देश में क्या-क्या चीज़ें सॉल्व हो? मतलब क्या-क्या चीज़ें अच्छी। नहीं, सब अच्छे होनी चाहिए भाई। इसमें मैं यही कहूँगा कि हमारी 1000 साल के लिए 400 यानी 6 साल 600 साल या जो भी है, बाहर से लोग आकर के हमारी दमन की, हमारी सारी नष्ट की, हमारी जो किताबें हैं, ग्रंथ हैं, सबको जलाई। तो अब हमें पुनरुत्थान करनी है, वो है मेन। उसके लिए संस्कृत है, संस्कृत को अनिवार्य करना है। सबको संस्कृत सीखना चाहिए। हिंदी ना सीखें कोई हर्जा नहीं, पर संस्कृत जरूर सीखना चाहिए। क्या आपको लगता है कोई नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए इंडिया में कोई एक? नेशनल लैंग्वेज तो संस्कृत ही है। संस्कृत को फिर कंपल्सरी नहीं कर रखा कहीं पे भी? कंपल्सरी करें, नहीं कर रखा पर अभी कहीं पे। करना है, अभी नहीं है। हाँ। हाँ, वो जवाहरलाल नेहरू ने होने नहीं दिया ना। नहीं तो अंबेडकर तो यही कह रहा था कि संस्कृत को करो। संस्कृत कंप तो थोड़ी टिपिकल लैंग्वेज बोलते हैं अभी तो सब बच्चे आएँगे बोलेंगे अरे बहुत वो तो टिपिकल है। अंग्रेज वालों ने आपका दिमाग खराब कर दिया, तो मैं क्या करूं? सबसे उत्तम आधुनिक जो भाषा है वो संस्कृत है, और पश्चिम में लोग संस्कृत पढ़ने लग गए हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि जैसे अगर मेजॉरिटी मतलब अगर 400 पार का जो नारा लगाया था किसने? बीजेपी गवर्नमेंट ने कि भैया 400 बीजेपी पार। ने, मोदी ने। हाँ, मोदी। हाँ, कि 400 पार होना चाहिए तो सबको एक वोट मतलब एक ही सरकार आ जाएगी तो लोकतंत्र खत्म होने के चांसेस नहीं है। नहीं, काहे को ये इस पर बोले, जब होया ही नहीं आपका, आपको मेजोरिटी ही नहीं मिली, और आप भविष्य के बारे में मुझसे पूछ रहे हो। और वो भी मूर्ख कहता है कि 400 मिलेंगे, तो मैं क्यों इस पर जवाब दूं? मैं नहीं दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने टाइम दिया और काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। आपको हमने आमंत्रित किया तो फिर नेचुरली हाँ, जिसके लिए आए उसके लिए आपने तुम्हें मेरा सपना तसल्ली पूरा देना कर है। दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके।